आज आपका अगला जो टॉपिक है वो आपका है ऑक्सीकारक और अवकारक। ठीक है, तो देखते हैं ऑक्सीकारक क्या होता है और अवकारक क्या होता है। तो ऑक्सीकारक को अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अवकारक को अंग्रेजी में कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहले देख लेते हैं कि ऑक्सीकारक क्या है। तो यहाँ पर लिखा है कि जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। मतलब कि जब ऑक्सीकारक मतलब जब ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया होगा, ठीक है ना, तो उसमें जो जिस पदार्थ का क्या होगा ऑक्सीकरण और अवकरण होगा, क्या होगा, जिस पदार्थ का अवकरण होगा उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक होता है, उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। और दूसरा जो आपका है अवकारक, तो अवकारक में क्या लिखेंगे कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, अवकारक कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है और साथ में क्या है, हाइड्रोजन है। जब इस दोनों का रिएक्शन हुआ तो आपको यहाँ पर बना क्या, कॉपर बना और साथ में क्या बना, H2O बना, जो आपका जल है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको पता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया दोनों आपका क्या होता है, साथ साथ होता है। ऐसा नहीं कि आपका ऑक्सीकरण होगा और अवकरण नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। और ऐसा होगा कि अवकरण होगा और ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। दोनों आपका होगा तो साथ में होगा, ठीक ना। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है CuO प्लस में H2O, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कॉपर है, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है। मतलब कि यहाँ से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो रहा है, हट रहा है। तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, तो ऑक्सीजन का हटना आपका क्या कहलाता है, तो ऑक्सीजन का हटना आपका कहलाता है अवकरण। क्या कहलाता है, अवकरण। मतलब कि यहाँ पर यह कॉपर ऑक्साइड जो है, क्या है, कॉपर ऑक्साइड जो है, यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, मतलब कि इसका क्या हो रहा है, तो इसका हो रहा है अवकरण। तो जिसका अवकरण होगा उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीकारक। तो इसलिए यहाँ यह जो रिएक्शन है इसमें आपका ये क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने क्या, कि आपका ये ऑक्सीकारक हो जाएगा। ठीक है, और जब ये ऑक्सीकारक हो गया तो ये जो बच गया वो आपका निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको हम क्या लिखेंगे, RA लिखेंगे। मतलब कि आपका हो गया अवकारक हो गया। ठीक है, और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपको अवकारक चुनना होगा या ऑक्सीकारक चुनना होगा, ठीक ना, वो आपका जो अभिकारक होता है उसी में से चुनना होता है। आपका जो प्रतिफल होता है उसमें से नहीं देखना है। आपको हमेशा देखना है कि आपका जो अभिकारक है उसी में से एक आपका क्या होगा, एक आपका ऑक्सीकारक होगा और एक आपका क्या होगा, अवकारक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आपका जो क्या था, क्यूप्रिक ऑक्साइड था, ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया ऑक्सीकारक हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, तो इस अभिक्रिया में इसका क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, अवकरण। अवकरण कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है। तो ऑक्सीजन का हटना या ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, तो आपका कहलाता है अवकरण। तो यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हट गया, मतलब कि इसका क्या हुआ, अवकरण हुआ, अवकरण इसका हुआ, इसके चलते ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया कि ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हो गया, जुट गया। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का जुटना क्या हो गया, ये हाइड्रोजन का क्या हो गया, तो ये ऑक्सीकारक हो गया। हाइड्रोजन का क्या हो गया, तो हाइड्रोजन का आपका हो गया ऑक्सीकरण हो गया, जिसके चलते ये आपका क्या हो गया, तो जिसके चलते ये आपका हो गया अवकारक हो गया। ठीक है, आगे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन है, ये आपका क्या है, ऑक्सीजन है। दोनों के अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर क्या बना, जल बना। अब यहाँ पर कौन सा आपका क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा और कौन आपका अवकारक होगा। तो ध्यान से समझेंगे यहाँ पर कि ये हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जुट गया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, ठीक ना। तो हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ जुड़ने से हाइड्रोजन का क्या हो गया, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ जुड़ना क्या हो गया, तो हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण हाइड्रोजन का हुआ तो इसका मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा RA हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RA, मतलब कि आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। आपको पता है कि जिसका ऑक्सीकरण होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, इसी के चलते यहाँ पर क्या हो गया, इसका हो गया ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं अवकारक, जिसके चलते आपका हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गया, अवकारक हो गया। और ये आपका अवकारक हो गया तो ये निश्चित रूप से आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीकारक। मतलब कि ये आपका हो जाएगा OA लिखिए या लिखिए इसको, ये आपका ऑक्सीकारक हो गया। ठीक है, अब एक बात और यहाँ पर समझेंगे कि जैसे यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर कि ये कैसे एक ही साथ दोनों हुआ। तो आपको पता है कि ये जो अभिक्रिया होता है, ऑक्सीकरण का अभिक्रिया और अवकरण का अभिक्रिया दोनों साथ साथ होता है, ठीक ना। तो इसको अगर हम इस तरह से बोलेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो ये आपका क्या हो गया, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम बोल दें इस तरह से कि इस तरह से अगर हम बोलेंगे कि ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन क्या जुड़ गया। अगर इस तरह से हम बोलेंगे, इसको दो तरीके से बोला जा सकता है। पहला क्या बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना माने ऑक्सीजन हाइड्रोजन में जुड़ा, इसलिए इसका क्या हो गया, तो इसका हो गया ऑक्सीकरण। इसी को अगर हम इस तरह से बोलेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, आपका कहलाता है अवकरण। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, अवकरण हो जाएगा, किसका,
ऑक्सीजन का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये समझिएगा ध्यान से कि इसी में दोनों आपका अभिक्रिया जो होता है साथ साथ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्लियर आपको होना चाहिए कि आपका यहाँ पर ऑक्सीकरण किसका हो रहा है और अवकरण किसका हो रहा है, ठीक है। आपका जो अगला यहाँ पर है कार्बन है, प्लस में क्या है ऑक्सीजन है। जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये कार्बन है, क्या है, कार्बन है। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट गया तो किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका ऑक्सीकरण। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुटा, इसलिए कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं Ra कहते हैं। मतलब कि आपका हो गया रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, मतलब कि आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया अवकारक हो गया। और ये अवकारक हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीकारक, ठीक है। अगला जो आपका यहाँ पर है ZnO, जिसको हम कहते हैं जिंक ऑक्साइड, और आपका साथ में क्या है, कार्बन है। तो यहाँ पर बनेगा क्या, जिंक बना और साथ में क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड बना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जिंक ऑक्साइड है, क्या है, जिंक ऑक्साइड है। ये आपका क्या है, कार्बन है। तो जिंक ऑक्साइड से कार्बन यहाँ पर क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का विस्थापन हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं अवकरण अभिक्रिया। तो इसका अवकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। और जिस पदार्थ का अवकरण होगा उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीकारक। मतलब कि ये आपका हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यह जो कार्बन आपका हो गया ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आगे अगर हम देखेंगे तो ये आपका क्या है, Pb3O4, ये आपका है लेड ऑक्साइड है, या इसको कह सकते हैं कि लेड टेट्रा ऑक्साइड है, ठीक है। तो लेड टेट्रा ऑक्साइड और साथ में आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब यह दोनों का रिएक्शन होता है तो यहाँ पर बनता है क्या, लेड क्लोराइड बना, साथ में क्लोरीन गैस निकला और साथ में आपका क्या बना, जल बना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि Pb3O4 है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लेड के साथ क्या है, तो लेड के साथ ऑक्सीजन है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेड के साथ ऑक्सीजन नहीं, मतलब कि यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। तो इस पदार्थ से मतलब कि यह जो आपका लेड नाइट्रेट है, सॉरी लेड नाइट्रेट नहीं, लेड आपका क्या है, ऑक्साइड है। तो लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन का हट रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है। तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, तो आपका कहलाता है अवकरण अभिक्रिया। तो ये आपका इसमें आपका अवकरण हो रहा है इस पदार्थ का, तो इसका अवकरण हो रहा है, मतलब कि ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीकारक। और ये ऑक्सीकारक हो गया था, जो बच गया आपका वो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा अवकारक हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना है कि जो भी आपका ऑक्सीकारक या अवकारक होता है वो आपका जो अभिकारक होता है उसमें देखा जाता है, न कि आपका जो प्रतिफल होता है उसमें देखा जाता है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपका क्या है, आयरन है और ये आपका क्या है, वाटर है, ठीक ना। जब दोनों का रिएक्शन यहाँ पर कराया तो क्या बन गया, ये आपका हो गया फेरिक ऑक्साइड और साथ में क्या बना, हाइड्रोजन गैस निकला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये Fe है और यहाँ पर क्या है H2O है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये Fe यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन हो गया। मतलब कि ऑक्सीजन Fe के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक ना। तो किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, तो किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण। इट मीन्स कि यहाँ पर Fe जो है, जो आपका लोहा है, जो आयरन है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और लोहा का ऑक्सीकरण हो रहा है तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं अवकारक। मतलब कि ये आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और ये आपका हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कि ये H2 आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अगला अगर हम देखेंगे तो ये आपका क्या है, मैग्नीशियम है। ये आपका क्या है, ऑक्सीजन है। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना, तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि Mg है, ठीक है। तो इसके मतलब Mg में क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है ना। तो Mg मतलब कि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो मैग्नीशियम का क्या हुआ, तो किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, इसलिए इसका क्या हो गया, अवकरण ऑक्सीकारक हो गया, ठीक है ना। और इसका ऑक्सीकारक अभिक्रिया हुआ, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये आपका हो गया सॉरी ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फिर से समझिएगा इसको कि यहाँ पर Mg है प्लस में O2 है, यहाँ पर आपका बन गया MgO, मतलब कि आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोले कि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो इसका ऑक्सीकरण हुआ, तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, माने कि ये आपका हो गया अवकारक। और ये अवकारक हो गया तो निश्चित रूप से आपका जो बच गया वो क्या होगा, तो आपका होगा ऑक्सीकारक। मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जब भी आपको कोई केमिकल रिएक्शन कोई भी आपका क्या दिया रहेगा, केमिकल इक्वेशन दिया रहेगा, तो वहाँ पर आपको चुनने के लिए रहेगा कि कौन आपका इसमें क्या है, अवकारक है और कौन आपका क्या है, ऑक्सीकारक है। तो इस तरह से यहाँ पर ध्यान देके क्या करेंगे, उसको हम एलिमिनेट करेंगे कि कौन वहाँ पर क्या है, ऑक्सीकारक है और कौन वहाँ पर क्या है, अवकारक है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं।
अगला जो आपका टॉपिक है वो आपका है दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव। मतलब कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया जो होता है हमारे लिए किस तरह से उपयोगी होता है या किस तरह से आपका कह सकते हैं कि हानिकारक होता है, इसके बारे में हमको यहाँ पर देखना है। तो पहला जो यहाँ पर लिखा हुआ है भोजन का पचना। तो भोजन का पचना मतलब क्या है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, भोजन जब हम लेते हैं तो उसमें मुख्यतः क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के जब हमारा भोजन का क्या होता है, पाचन होता है, तो उसके दौरान वो क्या होता है, स्टार्च या मंड में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। और फिर वह जो जब ग्लूकोज में परिवर्तित होता है तो क्या होता है, जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन क्रिया में जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उस ऑक्सीजन से क्या होता है, ये ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है, ठीक ना। साथ में जल बनता है और साथ में क्या होता है, बहुत सारा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। अब डिपेंड ये करता है कि हम किस तरह का भोजन ले रहे हैं, ठीक ना। और मान लीजिए कि वैसा भोजन आप ले जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में है तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भोजन का पचना हो गया आपका क्या हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। अगला जो आपका भोजन का दुर्गंधित होना। तो भोजन का दुर्गंधित होना मतलब क्या होता है कि दुर्गंध, देखिए दुर्गंध होता है, सुगंध होता है, ठीक ना। तो दुर्गंध मतलब क्या होगा कि जो खराब गंध होगा, जो आपका बैड स्मेल होगा उसको हम क्या कहते हैं, दुर्गंध कहते हैं। और जो अच्छा होता है उसको हम क्या कहते हैं, सुगंध कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दुर्गंधित होने का मतलब ये होगा कि जैसे मान लीजिए कि भोजन आज बना, ठीक ना, और 2 दिन के उसको हम छोड़ दिए इसी तरह से, ठीक ना। फिर 2 दिन के बाद उसको अगर हम देखेंगे, ठीक ना, तो वहाँ से क्या होगा, बहुत ही बैड स्मेल आने लगा। तो उसी को हम कहते हैं क्या, भोजन का दुर्गंधित होना कहते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो हम भोजन होता है उसमें जो भी आपका वसा होता है या जो भी आपका पदार्थ होता है वो क्या होता है, वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। और जब ऑक्सीकृत हो जाता है उसी से क्या आता है, स्मेल आने लगता है। तो हम कहते हैं कि भोजन क्या हो गया, दुर्गंधित हो गया है, भोजन खराब हो गया, या कह सकते हैं कि वो भोजन आपका क्या हो गया, स्टेल हो गया। मतलब कि भोजन आपका क्या हो गया, बासी हो गया, मतलब कि वो खाने लायक वो भोजन आपका नहीं है, ठीक है। तीसरा जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो आपका क्या है, संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है, तो संक्षारण जैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी धातु है, जैसे मान लीजिए कि आपका लोहा हो गया, क्या हो गया, लोहा हो गया। तो लोहा को अगर हम छोड़ते हैं वायु में तो क्या होता है, वायु में फिर वो क्या करता है कि नमी के साथ लेकर के, ठीक ना, मतलब कि उसमें क्या होता है कि नमी मिल गया, उसको वायु मिल गया, तो उससे क्या होता है, वो उसमें एक तरह का पदार्थ बनने लगता है जिसको हम क्या कहते हैं कि वो जंग बन गया। तो उसमें क्या होता है कि फेरिक ऑक्साइड जो आपका होता है, फेरिक ऑक्साइड या वो क्या कहते हैं उसको, फेरिक ऑक्साइड हाइड्राइड ऐसा कुछ उसका नाम होता है, जो आपका जंग होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक ब्राउन कलर का क्या होता है, पूरा पूरा एक लेयर आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं कि लोहा का जंग लगना कहते हैं। तो संक्षारण में होता है किसी चीज़ को क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट होना, मतलब कि समय के साथ साथ वो क्या होता है, धीरे धीरे आपका नष्ट होने लगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। उसी तरह से आप देखिए कि एल्युमिनियम को अगर हम छोड़ते हैं तो एल्युमिनियम पर क्या होता है कि एक लेयर आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। तो उससे होता क्या है कि वो जब वो एक लेयर आ जाता है तो उसके अंदर का क्या होता है, संक्षारण रुक जाता है, ठीक है, एल्युमिनियम में यह। तो इस तरह से अलग अलग धातुओं में क्या होता है, संक्षारण होते रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली आपका चैप्टर 3 है आपका धातु और धातु, उसमें हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अगला है आपका दहन का क्रिया। तो दहन मतलब क्या होता है कि जैसे किसी भी चीज़ का जलना, जैसे जो भी चीज़ आपका है जो दहनशील पदार्थ है, ऐसा नहीं कि सब पदार्थ जलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि पत्थर है तो पत्थर नहीं जलेगा, ठीक ना, लोहा आपका नहीं जलेगा, ठीक ना। तो जो भी आपका दहनशील पदार्थ है उसका जलना, उसी को हम क्या कहते हैं, दहन की क्रिया कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे मोमबत्ती है, क्या है, मोमबत्ती है, ठीक ना। तो मोमबत्ती में जो हम क्या करते हैं, जब उसे हम आग लगाते हैं तो क्या होता है, आपका मोमबत्ती जलता है। तो मोमबत्ती का जलना आपका क्या हो गया, दहन हो गया, ठीक ना। तो वही जो दहन का क्रिया होता है तो वो क्या होता है कि जब आपका वायु होता है तो वायु से क्या करता है, वो ऑक्सीजन लेकर क्या होता है, जलता है, ठीक है ना। जब जलने के साथ क्या होता है कि जलने के साथ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है और बहुत सारा चीज़ उसमें क्या होता है, वाष्प भी निकलता है, ठीक है। तो वह जो दहन का क्रिया होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा, मतलब ऐसा कोई नहीं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, कुछ कंडीशन ऐसा भी होता है जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तभी वो क्या होगा, वो दहन होगा, वो क्रिया क्या होगा। लेकिन बेसिकली जो आपका मुख्यतः जो होता है आपका दहन, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि वायु की उपस्थिति में होता है। अगर वायु नहीं रहेगा तो आपका दहन नहीं होगा। तो वायु नहीं रहने का सेंस यहाँ पर क्या हुआ कि आपको वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन जो आपका क्या होता है, दहन करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक ना। ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो आपका दहन नहीं होगा ज़्यादातर केसों में, ठीक ना, माने मोस्ट ऑफ द केस जो आपका होता है उसमें आपका क्या होता है कि दहन का क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। तो दहन की क्रिया जो होता है वो भी आपका क्या होता है, एक तरह का ऑक्सीकरण अवकरण आपका अभिक्रिया, ठीक है। अगला जो है आपका जल का निर्माण। तो जल का जो निर्माण आपका होता है, जैसे हम जानते हैं कि हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिला तो हाइड्रोजन को वहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिल गया तो ऑक्सीजन का क्या हुआ, वहाँ पर अवकरण हुआ। तो यह जो आपका अभिक्रिया होता है जल का निर्माण, है ना, यह भी आपका क्या होता है, तो यह भी आपका होता है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो यह कुछ जो आपका क्या था दैनिक जीवन में हमारे डेली लाइफ में जो कुछ आपका घटना होता है उसके बारे में यहाँ पर क्या था
यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि आपको लिखने के लिए आएगा तो आप किसी को एक, जैसे मान लीजिए दहन की क्रिया को आ गए, ठीक है ना, दहन का क्रिया आपको लिखने के लिए आ गया, ठीक है ना, तो आप उसको लिखे तो थोड़ा सा उसको, अगर मान लीजिए कि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको आपको डिटेल में लिखना होगा, कोई एक एग्जाम्पल देकर के, जैसे मोमबत्ती का एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी आपका जो आपका दहन की क्रिया में जैसे कोयला ही जलना हो गया या आपका एलपीजी ही जल रहा है, तो उसमें आपको कोई एक एग्जाम्पल लेकर वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि वहाँ पर आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। ऐसे आपको अगर पूछ दिया कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव के दो आप एग्जाम्पल दीजिए, तो आप इसमें से कोई 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। आगे जो आपका है यहाँ पर लिखे हैं क्या कि भोजन को दूषित या अप्रिय होने से बचाने के कुछ उपाय, मतलब कि भोजन आपका जल्दी से मैंने खराब ना हो। जैसे मान लीजिए कि भोजन आज का बना हुआ है, ठीक है ना, या मान लीजिए कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसको लोग 1 से ज़्यादा दिन तक उसको क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है ना, तो उसको कैसे ज़्यादा दिन तक हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, मतलब कि उसको दूषित या अप्रिय होने से कैसे बचा सकते हैं, इसका कुछ यहाँ पर उपाय लिखा हुआ है। जैसे आपका पहला हो गया क्या कि वसायुक्त भोजन में एक विशेष प्रकार का पदार्थ, तो वसायुक्त भोजन मतलब क्या होता है, वसा मतलब कहने का मतलब हुआ फैट, क्या हुआ, फैट। तो जो ऐसा पदार्थ जिसमें क्या हुआ वसा युक्त है, तो उसमें एक विशेष प्रकार का पदार्थ मिला दिया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, सिट्रिक अम्ल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सिट्रिक अम्ल। और लेसिथिन एक पदार्थ होता है जो आपका सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन का जो बीज होता है उससे ये निकाला जाता है लेसिथिन, ठीक है ना। तो ये दोनों पदार्थ को, दोनों में से कोई एक पदार्थ को क्या कर देने से, मिला देने से उसका ऑक्सीकरण क्या होता है, रुक जाता है। और जब उसका ऑक्सीकरण रुक जाएगा मतलब कि आपका जो वायु के ऑक्सीजन से वो संपर्क में नहीं आएगा, तो आपका क्या होगा, वह ज़्यादा दिन तक क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। ज़्यादा दिन तक कहने मतलब कि ऐसा है कि जैसे अभी क्या है तो उसको अगले साल तक हम यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं ना, उसके लिए फिर अलग टेक्निक अपनाना पड़ता है, ठीक है ना, मतलब कुछ दिन तक उसको क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो आपका है भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर, तो रेफ्रिजरेटर मतलब कि आप जिसको हम कहते हैं फ्रिज, ठीक है ना, तो फ्रिज में रखने से क्या होता है कि आपका भोजन सुरक्षित रहता है। तीसरा आपको यहाँ पर क्या लिखेंगे, भोजन को वायुरुद्ध बर्तनों में रखने पर, ठीक है ना, तो भोजन को वायुरुद्ध बर्तन में रखने का मतलब ये हुआ कि बर्तन इस तरह से होना चाहिए जिसको हम एयर टाइट कहते हैं, कंटेनर की, जिसमें बाहर का हवा वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि ऐसा कंटेनर है जिसमें एयर वहाँ पर नहीं जाएगा, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, जब एयर ही नहीं जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, और जब आपका ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं पहुँचेगा, ठीक है ना, तो भोजन का ऑक्सीकरण होगा ही नहीं, और जब भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा तो आपका भोजन क्या होगा, सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ उपाय है जिससे हम क्या कर सकते हैं, भोजन को दूषित होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। एक बात और कि जैसे हम लोग जो क्या करते हैं, जैसे बहुत सारा टाइप का जो स्नैक्स और आता है, जैसे आपका मान लीजिए कि चिप्स वगैरह जो हो गया, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें जो आपका पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा आता है। नाइट्रोजन गैस भरे होने से क्या होता है कि वो ज़्यादा दिन तक क्या होता है, सुरक्षित रहता है। तो चिप्स हो गया या आपका बहुत सारा जो अलग अलग तरह का होता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें मिलाया जाता है आपका नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस उसमें भरा रहता है। नाइट्रोजन गैस भरे होने से उसमें क्या होता है कि वो लेस रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी ख़राब नहीं होता है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला जो आपका टॉपिक है वो आपका है दहन, इसको अंग्रेजी में कंबशन कहते हैं। तो दहन क्या होता है, तो लिखे हैं किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर, किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर, ऑक्सीजन की जगह पर कहीं पर आपको लिखा है किसी पदार्थ के वायु की उपस्थिति में जलने पर, ठीक है ना, तो दोनों बात एक ही है। तो किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या मिलेगा, ऊष्मा मिलेगा, मतलब कि आपको ताप मिलेगा, ठीक है ना, और प्रकाश उत्पन्न होगा। इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम दहन कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, जलने की इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर ये कार्बन है, क्या है, कार्बन है, तो कार्बन अलग अलग स्रोतों से आ सकता है। जैसे कोयला है तो कोयला में भी क्या होता है, कार्बन हो सकता है। कोई कागज है तो उसमें भी क्या होता है, कार्बन होता है। कोई लकड़ी है तो उसमें भी क्या है, कार्बन है। तो जो कार्बन होगा, तो जब कार्बन आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना, और साथ में क्या मिलेगा, ऊष्मा मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, ठीक है ना। अब यह ऊष्मा और प्रकाश सब पदार्थ में अलग अलग हो सकता है। कोयला में अलग होगा, लकड़ी में अलग होगा, कागज में अलग होगा, ठीक है ना। तो ये अलग अलग होता है, ठीक है ना, मैंने इसका अमाउंट अलग अलग होगा। किसी में उसमें बहुत ज़्यादा निकलेगा, प्रकाश कम निकलेगा, किसी में प्रकाश बहुत ज़्यादा निकलेगा, उसमें। तो ये आपका सब पदार्थ पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का है, ठीक है। अगला आपका है ये सल्फर, क्या है, सल्फर। तो सल्फर को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो आपका बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, साथ में ऊष्मा मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, प्रकाश, मतलब कि ऊष्मा क्या होगा, उत्पन्न होगा, और साथ में आपका प्रकाश भी उत्पन्न होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कि दहन में जो पदार्थ जलता है, मतलब कि जो पदार्थ दहन में जो पदार्थ जलता है, या कह सकते हैं कि जो पदार्थ जलने योग्य होता है उसको हम क्या कहते हैं, दहनशील कहते हैं या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। मतलब ऐसा पदार्थ की जो जल जाए, ठीक है ना, मैंने ऐसा नहीं कि वो नहीं जले, नहीं जलेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, अदहनशील कहेंगे। और जो पदार्थ आपका जलेगा उसे हम क्या कहेंगे, दहनशील कहेंगे। उसी को क्या कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। अगला आगे लिखे हैं कि जो पदार्थ नहीं जलते हैं, मतलब कि जो ऐसा पदार्थ जो नहीं जलने वाला, ठीक है ना, जैसे आपका ईंट पत्थर हो गया तो ये सब आपका जलने वाला नहीं है। तो जो पदार्थ नहीं जलते हैं उसे अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। आप लोग ये सब 8वां क्लास में भी पढ़े होंगे, 8 क्लास में पढ़ना था, ठीक है ना।
तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये कुछ खास यहाँ पर टॉपिक नहीं है ना। हाँ, आगे चल के आपको जो पढ़ना है वो आपका है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे आपका यहाँ पर लिखे हैं लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, कागज हो गया, मोमबत्ती हो गया, तो ये सब जो आपका है ये सब आपका दहनशील पदार्थ का एग्जाम्पल हो गया, ठीक ना। और वही यहाँ पर लिखे हैं ईंट लिखे हैं, पत्थर लिखे हैं, बालू हो गया, मिट्टी हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये सब आपका जो पदार्थ हो गया आपका क्या हो गया, अदहनशील पदार्थ हो गया या अज्वलनशील पदार्थ हो गया। तो यहाँ पर हम लिखे हैं क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। तो हमको पता है कि बहुत सारा पदार्थ जो होता है आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, लेकिन कुछ आपका ऐसा ही पदार्थ होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी, अनुपस्थिति में भी क्या हो सकता है, जल सकता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन संभव है, तो हाँ संभव है, लेकिन सभी केसों में नहीं, कुछ ही स्थिति में क्या होता है, ऐसा होता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन, मतलब कि जब आपका ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ठीक है, जब आपका ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब दहन होगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये मैग्नीशियम है, क्या है, मैग्नीशियम है, ये आपका क्या है, नाइट्रोजन गैस है। तो जब मैग्नीशियम को नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में अगर हम जलाएंगे तो ये आपका बनेगा क्या, तो ये आपका बनेगा मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा। क्या बनेगा, इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड कहते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा और साथ में उसका उष्मा निकलेगा और साथ में क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया नाइट्रोजन की उपस्थिति में, ठीक ना। अब यहाँ पर ये आपका C25H52 है, इसको हम लोग कहते हैं पेंटाकोसिन, ठीक ना। क्या कहते हैं, पेंटाकोसिन। जब आप चैप्टर 4 पढ़िएगा कार्बन तथा उसके यौगिक, तो उसमें डिटेल से आप लोग पढ़िएगा। तो पेंटाकोसिन कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मोमबत्ती। क्या कहते हैं, मोमबत्ती। तो यह जो मोमबत्ती होता है, या मोमबत्ती को क्लोरीन की उपस्थिति में अगर हम जलाएंगे, ठीक है ना, तो जब मोमबत्ती को क्लोरीन गैस की उपस्थिति में अगर हम जलाएंगे तो यह क्या बनेगा, तो यहाँ पर कार्बन आपका निकलेगा, ठीक ना, और साथ में आपका क्या बनेगा, HCl बनेगा। क्या बनेगा, HCl, जो आपका क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2 एग्जाम्पल, जो आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो गया दहन, ठीक है ना, और ये सब जो आपका एग्जाम्पल लिखे हैं आपका क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में है, ठीक है। तो ये आपका दहन है, इसमें आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और कल जो है आपका ये चैप्टर हो जाएगा, प्रयास करेंगे कि कल आपका ये चैप्टर क्या हो जाए, खत्म हो जाए। और साथ ही साथ आप लोग क्या कीजिएगा कि होमवर्क आप लोगों को देते हैं, जो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आपका जो ये पाठ्य पुस्तक है, भारतीय भवन आपका पब्लिकेशन का बुक है, ठीक है। तो इसमें जो आपका है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिया है, मेरे पास जो किताब है इसमें आपका दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिया है 15। वस्तुनिष्ठ करने का मतलब कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है, जिसमें आपका 4 ऑप्शन होता है, ठीक है ना। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है इसमें आपका 15 दिया हुआ है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, आपको 9 दिया हुआ है। और फिर सही गलत का चयन करें, इसमें भी आपको दिया हुआ है कितना, इसमें आपको दिया हुआ है 9। तो इसमें आप लोग बना करके देखिएगा। और फिर आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपका दिया हुआ आपका कितना है, 20 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 20। तो यहाँ पर हम जो है होमवर्क यहाँ पर लिख देते हैं, साइड में कहीं पर यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर जो पेज नंबर आपका है 16, 17 और 18, इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, तो आपका जो दिया है वस्तुनिष्ठ दिया हुआ है, वस्तुनिष्ठ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे हैं। उसके बाद आपका सही गलत का चयन करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। उसके बाद आपका दिया हुआ है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें जितना जो क्वेश्चन दिया आप लोग बना के देखिएगा, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, हाँ कुछ क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा कि कुछ आपका जो टॉपिक है आपका, मैंने 1-2 टॉपिक आपका लास्ट का जो बचा हुआ है, तो कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो कोई बात नहीं है। जो पढ़ाया हुआ है उसमें से अगर कोई क्वेश्चन नहीं बने तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं बने तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा, सेंड कीजिएगा, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना है आपका होमवर्क है आज का, इसको आप लोग आज कंप्लीट करिएगा। फिर कल आप हमको ये बता दीजिएगा, तो कल टॉपिक खत्म जो आपका हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसका डिस्कशन भी करा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।